नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी आपको अपने YouTube चैनल करियर जंक्शन पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो पिछली क्लास हम लोगों की हुई थी, मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकार में जो है हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था, देखिए हमने आपको पहले बताया था कि मूल अधिकारों कितने हैं। यानी जो मूल अधिकारों की जो संख्या है, ये संख्या कितनी है? 6 है। 6 मूल अधिकारों में पहला मूल अधिकार हम लोगों ने पढ़ा था, यानी पहला पढ़ लिया था, जिसमें है क्या? समता का अधिकार। और समता का अधिकार जो है हमारा, वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। यहाँ तक हो गया। एक एक करके हम लोगों ने 14 भी देख लिया था, 15 भी, 16 भी, 17 भी और 18 भी देख लिया था। यहाँ पे पिछली क्लास में जो है हम लोगों का थोड़ा सा एक, जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, थोड़ी पॉइंट गलत हो गया था। हमने आपको बताया था कि किन मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है या किन मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित नहीं किया जा सकता। तो उसमें हम लोग को देखिए, इसमें होता क्या है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है और 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। अन्य मूल अधिकार यदि राष्ट्रपति चाहे तो होगा, यदि राष्ट्रपति चाहे तो नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने जो आपको उस दिन जो मिस्टेक हो गई थी, हमने अनुच्छेद 21 और 22 बता दिया था। तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, 21 और 22 ना हो करके 20 और 21, यानी 22 नहीं है, 22 की जगह पे क्या है? 20 है। लेकिन अगर हम मूल अधिकार का पहला टॉपिक देखेंगे, यानी जो मूल अधिकार की पहली क्लास हमारी थी, उसमें देखेंगे तो उसमें सही है, ये हमने बताया हुआ है, बस पिछली क्लास में थोड़ा सा मिस हो गया था। दूसरा दोस्तों, एक बात और है कि हम लोगों को मार्केट में जो है, मार्केट मतलब ये जो ऑनलाइन मार्केट चल रहा है, इसमें कुछ हम लोगों के सहयोगी हैं जो हम लोगों का बड़ा सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पिछला वीडियो हो गया, हम बनाए और कुछ कारणवश देख नहीं पाए उसको, दोबारा एक मिस्टेक हुआ, लोगों ने बता दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, और आगे भी ऐसे देखते रहिए, आप लोगों से निवेदन है। आज जो हम लोगों को पढ़ना है दूसरा, यानी मूल अधिकार का पहला हो गया था और दूसरा जो है आपका, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दोस्तों, इस समय क्या है कि बहुत सारे चैनल चल रहे हैं जो वन लाइनर पढ़ करके और जो है वही बांट रहे हैं, और जब उनका ज्ञान खुद अधूरा है तो दूसरे पे प्रश्न लगाने पे चूक नहीं रहे हैं। ठीक है, आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि जो है लूसेंट या जो वन लाइनर किताबें आती हैं वो अच्छी हैं आपके लिए, कि जो आपका एकदम बढ़िया से चल रहा है, जो एकदम डीप पढ़ाया जा रहा है। आज की अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें, जो आजकल के क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, चाहे वो वनडे एग्जाम ही क्यों ना हो। अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा पहले की तरह नहीं पूछा जाता क्वेश्चन कि एकदम इजीली पूछ लिया। अब इस तरीके से नहीं पूछा, अब वो नहीं पूछा राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। अब वो सीधा ये पूछता है कि जब राष्ट्रपति का महाभियोग होता है तो कौन कौन से लोग उसमें मतदान करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। और जो हम लोग देखिए यहाँ पे पढ़ने का उद्देश्य यही है कि जो पढ़ें वो आपके एग्जाम में आए, और जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, जितने उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बना करके यहीं पर बता देता हूं, कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर करे या थोड़ा घुमाता है या थोड़ा इधर उधर करता है, इससे आपको लिए कोई दिक्कत ना हो। आज हम लोग को पढ़ना दूसरा मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार में जो पहला अनुच्छेद है हम लोगों का, ये है अनुच्छेद 19। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें 19 से लेकर के 22 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसमें पहला क्या है?
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है हम लोगों को 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रता मिली हुई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। इसमें एक एक करके हम लोगों को देखना इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसमें जो पहली स्वतंत्रता है वो है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए इसमें एक शब्द है वाक्य और दूसरा है अभिव्यक्ति। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि ये अनुच्छेद 19A जो है ये हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने बातों को या अपने विचारों को लिख करके या प्रचार करके या किसी अन्य माध्यम से जो है उसको व्यक्त कर सकते हैं। देखिए वर्तमान में ये मामला बड़ा हाईलाइट है। आप देखिए प्रशांत भूषण का एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के मामले में। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट पर कुछ टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि उसे अपनी अवमानना माना। अब देखिए बात यहाँ पर यह है कि अनुच्छेद 19 आपको ये अधिकार देता है कि आप अपनी बातों को कह सकते हैं लिख कर, यानी अपने बातों को या विचारों को लिख करके कह करके या किसी भी अन्य माध्यम से उनका प्रदर्शन आप कर सकते हैं या उसको जो अभिव्यक्ति आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि यदि राज्य चाहे, यानी यदि राज्य चाहे तो मूल अधिकार का उल्लंघन लोक व्यवस्था या संबंध, या संबंध मतलब विदेशी राज्य या किसी अन्य देश से संबंध के आधार पर जो है इसे प्रतिबंधित कर सकती है। अब देखिए यहाँ प्रतिबंधित करने का मतलब यानी यदि देखिए आपको आज़ादी तो है कि आप अपने बातों को कह सकते हैं लिख करके, बोल करके या किसी अन्य माध्यम से उनका प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन यदि राज्य चाहे तो अगर आप कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर उल्लंघन यानी आपकी बातों से किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आपके वाक्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। लोक व्यवस्था अगर उससे बिगड़ती है, जैसे दंगे फैलाने या तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं अगर उससे हो जाता है तो आपके मूल वाक्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। संबंध का सेंस यहाँ पर यह है कि जो हमारे संबंध है विदेशी देशों मतलब दूसरे देशों से या किसी से, अगर आपके किसी शब्द से या किसी भाषा से अगर उसके संबंध बिगड़ सकते हैं तो ऐसी स्थितियों में क्या किया जा सकता है कि आपके वाक्यों और व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक जो प्रशांत भूषण वाला केस है वहाँ केस यही है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ कुछ कहा या यूं कह लें उनकी आलोचना की और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है, क्योंकि न्यायालय की अवमानना नहीं की जा सकती और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको तलब कर लिया। केस चला भी, आप लोग भी जानिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, देखिए प्रशांत भूषण और सुप्रीम कोर्ट के जो मामला चल रहा है वर्तमान में उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ये डिफाइन कैसे करेंगे कि क्या अवमानना है और क्या अवमानना नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ न्यायाधीशों के बारे में उन्होंने कहा। अब न्यायाधीशों के बारे में उन्होंने कहा तो यहाँ पे जहाँ तक ये है कि या तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहे कि आप इसे साबित करके दिखाइए कि ये सही है या गलत है। केवल कहना एक प्रकार की अवमानना नहीं होती। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ कहता है तो उसे एक चांस मिलना चाहिए कि अगर आपने ये कहा है तो आप इस बात को फिर साबित करिए, क्योंकि केवल कहने से अवमानना तो नहीं हो सकती। अब मामला यहाँ पे ये हो गया कि प्रशांत भूषण का कहना है कि हमने जो वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता है यानी मूल अधिकार है हमारा, उसका प्रयोग किया है और ये हमें अधिकार देता है कि हम किसी की उचित आलोचना कर सकते हैं। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट का मानना नहीं, आपने अवमानना के देखिए मामला
कोर्ट में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है माफ़ी मांग लीजिए, वो कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये तो अभी जब आने वाले समय में पता चलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, माफ़ी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, सज़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन एक बड़ी बहस हो गई है यहाँ पे कि आप जो है अवमानना किस आधार पर निर्धारित करें, क्राइटेरिया क्या है। अगर कोई किसी की उचित आलोचना करता है तो क्या वो अवमानना है, अगर नहीं का, या अगर वो करता है किसी के बारे में कोई आरोप लगाता है तो या उसे साबित करने का मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए। एक बड़ी बहस इस पे वर्तमान में छिड़ चुकी है। लेकिन फिलहाल अभी इतना हम लोगों को समझना है कि इन आधारों पर यदि चाहे यानी आपके वाक्यों व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। फिर देखिए इसके अंतर्गत और अधिकार मिले हुए हैं। ये जो वाक्यों व्यक्ति की स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता जो है प्रेस की स्वतंत्रता को, यही जो स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता को जो है वो यानी प्रेस को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और प्रेस को यह अधिकार देता है कि प्रेस यानी न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो अब किसी भी सच्ची घटना को बिना किसी की अनुमति से जो है वो छाप सकते हैं। लेकिन कैसी घटना को, सच्ची घटना को बिना किसी की अनुमति से जो है वो छाप सकते हैं, या जो भी उनका माध्यम है उसके माध्यम से उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कई बार पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला हुआ है। तो 19A के अंतर्गत मिला हुआ है, जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत मिला हुआ है। या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ पर, तो 19A में है। किस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन, लोक व्यवस्था या दूसरे देशों से हमारे संबंध के आधार पर क्या किया जा सकता है, इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। अब देखिए शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार यानी 19(2) या 19B हमें ये अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। शांतिपूर्वक सम्मेलन हथियारों से विहीन हो, यानी हमारे पास हथियार नहीं होने चाहिए। दूसरा चीज फिर इसमें यह है कि यदि राज्य चाहे तो लोक व्यवस्था के आधार पर इसे प्रतिबंधित कर सकती है, या सरकार यह भी कह सकती है कि आपको अगर सम्मेलन करना है तो उससे पहले आपको अनुमति लेना अनिवार्य है। देखिए आजकल हम लोग कहीं पर भी जाते हैं या कोई सम्मेलन करना होता है, कोई रैली निकालना होता है, कुछ भी, तो पहला नंबर वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यदि राज्य चाहे तो वहां पे अनुमति लेना आपको अनिवार्य कर सकती है। तो आज देखिए हम लोगों को कोई भी सम्मेलन करना हो तो हम लोगों को जो है डीएम साहब से या संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना जो होता है वो अनिवार्य होता है। और अगर हमें अनुमति मिलती है तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते, यानी सम्मेलन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन को क्या हड़ताल को, यानी शांतिपूर्वक सम्मेलन के अंतर्गत क्या हड़ताल शामिल है या नहीं शामिल है। तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल को बैन किया हुआ है, यानी शांतिपूर्वक सम्मेलन के अंतर्गत हड़ताल नहीं आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी शांतिपूर्वक सम्मेलन के अंतर्गत हड़ताल नहीं आते हैं। तीसरा जो है संघ या समिति बनाने का अधिकार। अब देखिए यहाँ संघ का मतलब आप देखिए छोटे छोटे एनजीओ बनते हैं, समितियां बनती हैं, राष्ट्रीय मतलब जो राजनीतिक पार्टियां वो बनती हैं, या कई सारे आप देखिए कई प्रकार की पार्टियां या जो है वो बनती हैं। वो सब पार्टियां जो हैं यानी उनका जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत मिला हुआ है, 19
सी के अनुसार या 19 3 के अनुसार जो इसके अंतर्गत मिला हुआ है, यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत तीसरा अधिकार है, जिसके अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है कि हम जो है सहकारी समितियां, संघ, राजनीतिक पार्टियां, एनजीओ या ऐसे संगठनों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें भी एक बात आ जाती है कि यदि राज्य चाहे तो आपको जो है ऐसी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करवाना जो है आपके लिए अनिवार्य कर सकती है। इसका चौथा जो है, चौथा है भारत में निर्बाध संचरण का अधिकार। अब देखिए, निर्बाध का मतलब होता है बिना रोक टोक के, संचरण का मतलब होता है आना जाना या घूमना। अधिकार तो मतलब समझ ही रहे हैं, यानी जो 19(4) है ये हमें अधिकार देता है कि हम भारत क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं, या ऐसे कह लें कि अनुच्छेद 19(4) हमें भारत में भ्रमण करने का अधिकार देता है। या आपसे ऐसे पता सकता है कि भारत में भ्रमण करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिला हुआ है, तो 19(4) के अंतर्गत मिला हुआ है भारत में निर्बाध संचरण का अधिकार। लेकिन इसको भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके प्रतिबंध का आधार क्या होगा? इसके प्रतिबंध का आधार होता है कि यदि राज्य चाहे तो किसी क्षेत्र में आपका प्रवेश वर्जित कर सकती है, या आप किसी प्राइवेट संपत्ति में नहीं जा सकते। जैसे आपको पूरे भारत में घूमने का अधिकार तो है, लेकिन यदि राज्य चाहे यानी सरकार चाहे तो किसी क्षेत्र में आपके प्रवेश को वर्जित कर सकती है। जैसे जो एसटी वाला क्षेत्र यानी अनुसूचित जनजातियों वाला जो क्षेत्र होता है, आदिवासियों का जो क्षेत्र होता है, वहाँ बिना परमिशन के नहीं जा सकते। जो कैंट एरिया होते हैं वहाँ नहीं जा सकते, या आप कोई भी ऐसा एरिया जिसे भारत सरकार यानी सरकार चाहे तो वहाँ पे आपको प्रवेश से वंचित कर सकती है। आप किसी निजी संपत्ति में नहीं जा सकते, नहीं तो भाई आप जा रहे हैं किसी घर में घुस जाए, कह दे कि हमारा अधिकार है, ठीक है, तो आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो है आप अपना इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। या राज्य जब चाहे किसी क्षेत्र में आपके प्रवेश को वर्जित कर सकती है। अब वो कई सारे एरिया होते हैं, कई बार आर्मी एरिया होते हैं, सैन्य एरिया होते हैं, कभी बॉर्डर क्षेत्र होता है, या कभी कभी सरकार ऐसे इस एरिया में मतलब कोई जिला या किसी भी कारण से अगर संवेदनशील है तो कह दिया जाता है कि यहाँ बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित होगा। देखिए अयोध्या में बहुत दिनों से चल रहा था। दूसरा, कोई जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर भी कह दिया जाता है कि यहाँ पे बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित होगा। यानी ऐसा कोई भी एरिया जहाँ सरकार चाहे तो आपके प्रवेश को वर्जित कर सकती है। ये चौथा हो गया। पांचवा जो आपको अधिकार देता है, पांचवा है भारत में अस्थाई या अस्थाई रूप से निवास का अधिकार। ठीक, अस्थाई या अस्थाई रूप से निवास का अधिकार। अब देखिए अनुच्छेद 19 का 5 जो है हमें अधिकार देता है कि हम पूरे भारत में चाहे जहां अस्थाई या अस्थाई रूप से निवास कर सकते हैं। देखिए अस्थाई निवास का मतलब होता है जहाँ का हमारा राशन कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, ये सब क्या होते हैं वहाँ के हम लोग अस्थाई निवासी होते हैं। अस्थाई निवासी मतलब आप लोग पढ़ने वाले हैं, अपना गांव या अपना घर छोड़ के किसी दूसरे ज़िले में जाते हैं पढ़ने, तो जब आप वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ रूम लिए हुए हैं, किराए पे रह रहे हैं, तो क्या आपका अस्थाई निवास है। आपका अस्थाई निवास कहाँ? आपका घर जहाँ आपका राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, जहाँ के आप निवासी माने जाते हैं, वो हो गया अस्थाई निवास। अस्थाई निवास मतलब कहीं पे भी आदमी अपना जो मूल स्थान वो छोड़ के जाके रहता है कुछ दिनों के लिए, फिर वहाँ से कहीं और जो वो तो क्या हो जाता है, वो अस्थाई निवास हो जाता है। तो जो 19 का 5 है ये हमें अधिकार देता है कि हम भारत में कहीं पर भी अस्थाई या अस्थाई रूप से निवास कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक यानी 2019 तक 5 अगस्त 2019 तक
हमें ये इसमें अपवाद, जैसे कश्मीर में आप अस्थाई निवासी नहीं हो सकते थे, जम्मू कश्मीर में अस्थाई निवासी नहीं हो सकते, लेकिन कब तक? 5 अगस्त 2019 तक। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ ये कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया, यानी 35A और 370 समाप्त कर दिया गया और उसको केंद्र शासित राज्य में बदल दिया गया। तथा अब वहाँ पे क्या नियम हो गया कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र का हो वहाँ पर भी जाकर के अस्थायी निवास कर सकता है, अस्थायी निवासी हो सकता है। लेकिन अभी भी अपवाद है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, कई सारे राज्यों में ऐसे हैं कि उनके कुछ एरिया में आप अस्थायी निवासी नहीं हो सकते। लेकिन अनुच्छेद 19 क्या देता है आपको? 19(5) भारत में अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास करने का अधिकार। अब इसका अंतिम है, अंतिम क्या है? अंतिम ये है व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्या अंतिम? व्यापार करने की स्वतंत्रता। देखिए जो 19(5) है, ये नहीं 19 का 6वां जो है, ये हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने रुचि के माने अपनी रुचि का जो हमारी इच्छा हो हम अपने जीवन यापन के लिए उस व्यापार को कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद ये कि यदि राज्य चाहे तो किसी व्यापार को अपने लिए संरक्षित कर सकती है। पहला अपवाद क्या? कि किसी व्यापार को अपने लिए संरक्षित, जैसे आप वर्तमान देखिए वाइन सरकार क्या की है? अपने लिए संरक्षित की हुई है। रेलवे अभी तक था, अब तो रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन होने लगा, लेकिन अभी तक था। ऐसे बहुत सारे व्यापार है या काम है जो सरकार, यानी पहला अपवाद यह राज्य चाहे तो किसी व्यापार को अपने लिए संरक्षित, यानी सरकार के लिए, राज्य के लिए संरक्षित कर सकती है। दूसरा, अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेने की यानी अनिवार्यता कर सकती है। आप देखिए कोई भी छोटा बड़ा व्यापार करिए आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। तीसरा, किसी व्यापार को करने के लिए यदि राज्य चाहे तो योग्यता की शर्त लगा सकती है, यानी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। जैसे सरकार कह दी अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो बीएड होने चाहिए, डिग्री कॉलेज खोलेंगे तो नेट या पीएचडी होना चाहिए, आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल खोलना चाहते हैं तो डी.फार्मा होना चाहिए, आप किसी का इलाज करना चाहते हैं तो एमबीबीएस होना चाहिए। तो इसमें क्या है? एक मिनिमम एलिजिबिलिटी लगी हुई है, यानी सरकार यदि चाहे तो आपको किसी काम को करने के लिए योग्यता निर्धारित कर सकती है और उसी योग्यता के, जिसके पास वो योग्यता होगी वही वो व्यापार कर सकता है। तो अपवाद क्या है इसके? यानी 19(6) हमें अधिकार तो देता है कि हम अपने रुचि के, अपने जीवन यापन करने के लिए अपने रुचि के, यानी जो हमारी इच्छा हो उस व्यापार को कर सकते हैं। लेकिन ये राज्य चाहे तो किसी व्यापार को संरक्षित कर सकती है, ये राज्य चाहे तो किसी व्यापार करने के लिए उसमें लाइसेंस लेना अनिवार्य कर सकती है, या यदि राज्य चाहे तो किसी राज्य किसी काम के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी यानी जो है योग्यता को जो हो निर्धारित कर सकती है। क्या है? इसके अपवाद है। तो दोस्तों ये 6 अधिकार हैं, किसके अंतर्गत मिले हुए हैं? 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिले हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमने इसको बताया कि ये आपको अभिव्यक्ति यानी अपने बातों को कहने का अधिकार देता है, और इसी के अंतर्गत जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता जो आपको मिली हुई है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। हमने आपको बताया कि ये अनुच्छेद 19(2) आपको ये अधिकार देता है कि आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन इसमें हड़ताल को शामिल नहीं किया गया है। फिर तीसरा क्या है? संघ या समितियां या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, यानी जो एनजीओ, राजनीतिक पार्टियां, जो तमाम सारे संगठन बनते हैं, ये बनाने का अधिकार जो हमें मिला हुआ किसके अंतर्गत मिला हुआ है? 19(3) के अंतर्गत। भारत में निर्बाध संचरण का अधिकार। निर्बाध संचरण मतलब बिना रोक टोक के आप पूरे भारत में चाहे जहां जा सकते हैं, लेकिन हमने बताया कि इसमें यदि राज्य चाहे तो आपको किसी क्षेत्र में आपके प्रवेश को वर्जित कर सकती है। फिर भारत में अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास करने का अधिकार, यानी आप पूरे भारत में चाहे जहां अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, सरकार चाहे तो कहीं भी प्रतिबंधित कर सकती है। व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 19 का जो 6 है, ये आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने रुचि से संबंधित अपने जीवन यापन करने, यानी जो आपकी इच्छा हो अपने जीवन यापन करने के लिए व्यापार कर सकते हैं। लेकिन सरकार क्या कर सकती है? इस पे
युक्ति प्रबंधन लगा सकती है। कौन कौन सा? एक ये कि यह चाहे तो किसी व्यापार में लाइसेंस लेना यानी उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर सकती है, किसी व्यापार को संरक्षित कर सकती है, या किसी व्यापार करने के लिए योग्यता का निर्धारण कर सकती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है, हमने आपको बताया कि 19 से लेकर के 22 तक है स्वतंत्रता का, यानी दूसरा मूल अधिकार जो है वो 19 से लेकर के 22 तक है। तो ये 19 हुआ, उसके बाद आपका क्या होगा? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्ध का अधिकार। अब देखिए, अनुच्छेद 20 जो है आपको यह अधिकार देता है। अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी व्यक्ति को, इसमें 3 बातें हैं अनुच्छेद 20 में। देखिए, अनुच्छेद 20 में पहली बात तो यह है, यानी अनुच्छेद 20 आपको दोष सिद्ध करने का अधिकार देता है, यानी आप अपराधी हैं या नहीं। तो अनुच्छेद 20 का पहला जो शर्त है वो ये है, अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी व्यक्ति को, अनुच्छेद 20 का पहला, किसी व्यक्ति को तभी दंडित किया जाएगा जब उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में आता हो। इसका मतलब क्या है कि देखिए, तभी दंडित किया जाएगा जब उसके द्वारा किया गया कार्य किसके श्रेणी में आए? अपराध की श्रेणी में आए। यानी आप ऐसा कोई अपराध करते हैं जो विधि के अधीन अपराध घोषित किया गया, यानी ऐसा कोई कार्य करते हैं जो विधि के अधीन अपराध घोषित है, तभी आपको दंडित किया जाएगा, अदरवाइज आपको दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं और किनारे रोड पे जा रहे हैं, किनारे से ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं, आपने पौधों को तोड़ दिया। ठीक, अब पौधों को तोड़ दिया तो आपने एक कार्य किया। अब वो कार्य अपराध है या नहीं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। तो अगर उस पौधे को तोड़ना संविधान में या कानूनी प्रक्रिया में अपराध है तो आपको दंडित किया जाएगा, और अगर उस पौधे को तोड़ना अपराध नहीं है तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप देखिए, मोदी जी का एक आया वीडियो, मोर को जो है कुछ खिला पिला रहे थे। आप समझ लीजिए कि जो 1972 में जो है, एक मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और मोर को घर का पालतू बनाना 7 साल की सजा है। ठीक, कितने साल की? 7 साल की। अब अगर आप एक जानवर पालते हैं तोता, और एक जानवर पालते हैं मोर, तो तोता पालने के लिए आपको सजा नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में इसको अपराध घोषित नहीं किया गया। लेकिन अगर आप मोर पालते हैं तो आपको कितने साल की सजा मिलेगी? 6 साल की 7 साल की सजा मिलेगी आपको। अब वही दोनों पक्षी हैं, मोर भी, यानी एक पक्षी जो है आपका मोर भी है और एक पक्षी जो आपका तोता भी है, इसे पालने के लिए सजा नहीं है और इसे पालने के लिए सजा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो नियम है, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है या जो आईपीसी है, वो मोर को पालने को अपराध घोषित करती है, लेकिन तोता को पालने का अपराध घोषित नहीं करती। तो अगर 2 व्यक्ति हैं, एक मोर पालता है एक तोता पालता है, तोते वाले को सजा नहीं होगी, किसको सजा होगी? मोर वाले को सजा होगी, क्योंकि आप मोर को पालतू नहीं बना सकते। समझ में आ गया होगा क्या? कि किसी व्यक्ति को तभी दंडित किया जाएगा जब उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में आता हो। समझ गए ना आप? ये क्लियर हुआ? कैसे दंडित, कब क्या दंडित हुआ? या अगर ये इसको पालना अपराध की श्रेणी में था तो दंडित होंगे, और इसे पालना नहीं था तो इसे दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक, इसी में अंदर क्या है, यानी ये जो पहला था, इसमें 3 है। ये पहला था कि तभी दंडित किया जाएगा जब कार्य अपराध की श्रेणी में, यानी कार्य जो है वो किस में आना चाहिए? अपराध के श्रेणी में आना चाहिए।
किसमें आना चाहिए? अपराध के श्रेणी में आना चाहिए। पहली बात हो गई। इसी में एक बात और है कि किसी व्यक्ति को उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध करने के समय उस अपराध पे आरोपित था। ध्यान से सुनिएगा, उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध करने के समय उस अपराध पे दंडित था। कैसे? अब इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो करता क्या है कि आपका पेन जो है क्या कर लेता है, वो चोरी कर लेता है। ठीक, चोरी कब किया? चोरी मान लीजिए किया कि अगस्त 2020 में किया, यानी अगस्त 2020, मान लीजिए 15 अगस्त 2020 को आपके किसी दोस्त ने आपका एक पेन चोरी कर लिया, और इस पेन चोरी पर जो इस डेट में जो सजा है, यानी जो पनिशमेंट है, वो समझ लीजिए 6 माह है। कितने माह है? 6 माह है। अब दोस्तों, भारतीय न्याय व्यवस्था जानते हैं, मामला जाएगा कोर्ट कि पेन चोरी किया। अब ये मामला खींचते 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 आ गया क्या? 2020 में चोरी हुआ था और हो गया 2025। 5 साल मामला खींच गया। अब जब 5 साल मामला खींच गया और हुआ क्या, इस दौरान क्या हुआ कि ये जो 6 माह की सजा थी ये बढ़ करके कितनी हो गई? 1 वर्ष हो गई। यानी सरकार ने पेन चोरी पे जो दंड रखा वो 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष कर दिया। और 2025 में चोरी सजा हुआ उस व्यक्ति को जिसने 2020 में आपके पेन को चुराया था, तो उसे 1 वर्ष की सजा नहीं मिलेगी। उसे सजा कौन से मिलेगी? वो वही दंड पाएगा या उसी दंड का भागीदार होगा जो अपराध करने के समय, यानी जब उसने अपराध किया था और उस अपराध पर उस समय जो आरोपित था वो उसी दंड से दंडित होगा, अदर किसी दंड से दंडित नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यानी व्यक्ति को उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध करने के समय उस अपराध पे आरोपित था। क्लियर हो गया होगा? क्या था कि मान लीजिए पेन चुराया कब? 2020 में। 2020 में पेन चोरी की सजा कितनी थी? 6 माह थी। सजा कब हुई? 2025 में। तो 2025 में ये सजा 6 माह से बढ़ करके 1 वर्ष कर दी गई। लेकिन आपको 1 वर्ष की सजा नहीं होनी, आपको सजा कितने की होगी? 6 माह की होगी, क्योंकि अनुच्छेद 20 का ए जो है आपको ये अधिकार देता है कि आपको उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध करने के समय आपके अपराध पे आरोपित था। ठीक, अभी देखिए इसका एक आप लोग का एक उदाहरण भी है। कुछ दिन पहले आप देखिए 12 में या 13 में दिल्ली में केस हुआ था, निर्भया केस के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। वहाँ जो अपराधी थे उन लोगों की फांसी भी हो गई। तो उस समय एक बड़ा पेचीदा मुद्दा था कि उसमें आप देखेंगे एक लड़का जो है नाबालिग था और उस समय तक रेप पे जो दंड था वो मृत्युदंड नहीं था। और चूंकि अपराध ऐसा था कि वहाँ पे मृत्युदंड लोगों की इच्छा भी थी और इतना जघन्य अपराध था कि मृत्युदंड होना स्वाभाविक भी था। लेकिन सरकार यानी न्यायालय के सामने प्रॉब्लम ये थी कि मृत्युदंड दे कैसे, क्योंकि अनुच्छेद 20 क्या करता है? आपको ये अधिकार देता है कि आपको उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध करने के समय उस समय आपके अपराध पे आरोपित था। तो बड़ी समस्या थी यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे एक शब्द आया प्राकृतिक न्यायवाद, नेचर जस्टिस जिसे कहते हैं, अमेरिका से लिया गया है। नेचर जस्टिस में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के अपराध के प्रवृत्ति को देखते हुए उसे दंड दिया जाता है। यानी उसने कितना जघन्य अपराध किया है, किस प्रकार का अपराध है, उसका मोटिव क्या था, इन सब चीज़ों को देखते हुए दंड दिया जाता है। तो उसे कहते हैं नेचर जस्टिस या प्राकृतिक न्याय कहते हैं। अमेरिका के संविधान से या अमेरिकी न्याय व्यवस्था से भारतीय न्याय व्यवस्था में इसको लिया गया। पूछा भी जाता है कि नेचर जस्टिस किस देश से भारत में लिया गया, तो यूएसए से लिया गया। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया? कार्य मतलब तभी दंडित किया जाएगा जब कार्य अपराध की श्रेणी में आता हो। और इसी में दूसरा क्या था, हमने आपको बताया कि उसी दंड से दंडित होगा, उसी दंड से दंडित होगा जो
अपराध पर क्या था, आरोपित था। आरोपित था कब, जब व्यक्ति ने अपराध किया। तो 19 का ए हो गया, तभी दंडित, पूरा बता दीजिए एक साथ में, यानी किसी व्यक्ति को तभी दंडित किया जाएगा जब उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में आता हो, और उसी दंड से दंडित किया जाएगा, उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध पर अपराध करने के समय आरोपित था। पहला हो गया। दूसरा क्या है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए 2 बार क्या नहीं होगा, दंडित नहीं किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, अपराध किया, और एक अपराध में एक ही बार सजा मिलेगी, जो भी उस अपराध पे सजा है वो मिलेगी, और कितनी बार मिलेगी, एक ही बार मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। आप देखिए कई सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं, कई बार आप ऐसा देखते हैं, हालांकि ये सामान्य जीवन में कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप लोग कभी एक मूवी देखे होंगे अंधा कानून, अगर कभी एक मूवी देखे अंधा कानून, तो उसमें आप देखिए एक बार अमिताभ बच्चन जो होते हैं, अमरीश पुरी जो है उसमें विलन का काम किए हुए हैं, एक बार उनको मार देते हैं और वो फर्जी मरने का नाटक करते हैं, इनको 7 साल की सज़ा हो जाती है, जो अमूमन वहाँ होता है, पिक्चरों में ऐसे होता है 7 साल की सज़ा होती है, चाहे कुछ भी अपराध हो। तो उसमें क्या होता है कि ये जेल चले जाते हैं, बाद में निकल के आते हैं तो ये देखते हैं कि अभी वो जिंदा है, और दोबारा मार देते हैं उसे। और जब दोबारा मारते हैं तो अगर वहाँ पे अगर उनका कोटेशन आप न्यायालय में देते हैं कि मुझे एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, ये हमारा मूल अधिकार है, वो यही मूल अधिकार है अनुच्छेद 20 का दूसरा, कि अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, 2 बार उसे दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है कि स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सेंस ये है कि हम लोग जनरली देखते हैं, जैसे मान ले किसी ने कोई अपराध किया, पुलिस उसे ले गई, तो उससे वो गुलवाती है कि ये किया है कि नहीं किया है, तो वह व्यक्ति बाध्य नहीं है कि वो कहे कि हमने किया है। वो मैंने अगर वो अपनी इच्छा से कहता कि हाँ हमने किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती उसे स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और ये अधिकार हमें मिला है वो अनुच्छेद 20 के तीसरे यानी 20 या 20C कह लें, या 20 के तीसरे खंड के अंतर्गत हमें अधिकार मिला हुआ है, यानी स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई अपराध किया, पुलिस पकड़ के लेके गई, तो अगर वह व्यक्ति स्वयं बता दे कि हाँ मैंने ये काम किया, ऐसे ऐसे किया, तो कोई बात नहीं। लेकिन पुलिस क्या कर सकती है कि पुलिस देखिए कई बार ज़बरदस्ती करती है कि बताओ तुमने किया या नहीं किया, मारती है, तमाम सारी चीज़ें करती है। तो वह व्यक्ति को ये प्रोटेक्ट करता है वो 20 का तीसरा खंड कि हाँ वो चाहे तो बताए और चाहे तो ना बताए, पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि उसे बाध्य करे। और इसीलिए पुलिस के सामने दिया गया बयान न्यायालय में माना नहीं जाता है। और जो लोग होते हैं, बहुत लोग देखिए होता क्या है कि कोर्ट के सामने, पुलिस के सामने कि हाँ हमने किया, न्यायालय के सामने जाते पलट जाते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, पुलिस ने ज़बरदस्ती हमसे हाँ करवाया है, तो उनका बयान फिर वो माना नहीं जाता। माना तब जाएगा या तो वो स्वेच्छा से दें और या तो न्यायालय के सम्मुख दें, और पुलिस के सामने यानी पुलिस उनको ज़बरदस्ती जो है बयान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। और इसी के अंतर्गत आप देखिए ये कई सारी चीज़ें आती हैं कि जो है
पोलोग्राफी टेस्ट होता है, यानी जो झूठ बोलने वाला होता है, ठीक है, डीएनए टेस्ट होता है। तो डीएनए टेस्ट तो पुलिस करा सकती है, और जो सारे टेस्ट हैं बिना अपराधी के अनुमति के जो है वो नहीं करा सकती। और ये किसमें? अनुच्छेद 20 में। यानी अनुच्छेद 20 में क्या है? दोष सिद्ध का अधिकार है। पहला क्या है? व्यक्ति को तभी दंडित किया जाएगा जब उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में आता हो। दूसरा क्या है? एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या है? कि स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब ये हो गया दोस्तों 20। अब इसके बाद 21। देखिए जो 21 है, राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार जो है, ये बहुत ब्रॉड है। यानी जो अनुच्छेद 21 है, जीवन का जो अधिकार है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। अब देखिए अनुच्छेद 21 जो है ये कहता है, इसको आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी लिख सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ पर जीवन के अधिकार के बजाय अगर यहाँ लिखना चाहें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता लिख सकते हैं। और ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, यानी किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 20-21 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, प्राण मतलब मृत्युदंड होता है, दैहिक मतलब होता है बंद करना, जेल में या बाहर घूमने की आज़ादी ना हो। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। दूसरे भाषा में कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देना है या जेल में बंद करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कब? जब उसके द्वारा जो कार्य किया गया हो या अपराध किया गया हो उस पे ऐसे दंड आरोपित हो, तब कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक, यानी किसी व्यक्ति को फांसी भी दी जा सकती है, जेल में भी बंद किया जा सकता है, लेकिन कब? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जब विधि इसकी अनुमति दे। और विधि अनुमति कब देगी? जब वह व्यक्ति ऐसा कोई अपराध किया हो जिस पे इस प्रकार की कोई दंड का प्रावधान हो। ये हो गया। दूसरा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत देखिए बहुत ब्रॉड है, वर्तमान तक, यानी जो अनुच्छेद 21 है इसके अंतर्गत हमें वर्तमान तक टोटल 34 प्रकार के जो है अधिकार, 34 प्रकार के अधिकार क्या हैं? प्राप्त हैं। कितने प्रकार के? 34 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है अनुच्छेद 21। ठीक, अब इन अधिकारों में है क्या? जैसे पहला अधिकार है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। ठीक, आप जानते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में दिया गया। ये कहाँ पे है? आपके मूल अधिकार में है, यानी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्राप्त करने का अधिकार आपको किसके अंतर्गत मिला हुआ है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। दूसरा क्या है? सम्मान पूर्वक
जीवन का अधिकार, राइट टू डिग्निटी, यानी अनुच्छेद 21 आपको यह अधिकार देता है कि आप सम्मान पूर्वक जीवन जी सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अधिकार यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आपके लिए शब्दों का प्रयोग करता है तो आप उसके खिलाफ अवमानना का केस कर सकते हैं, तो वह है अनुच्छेद 21। ध्यान रखिए, अगर अनुच्छेद पूछेगा तो आईपीसी अलग होता है, लेकिन अगर अनुच्छेद पूछेगा और कौन सा है, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, राइट टू डिग्निटी जो है, यही आपको किसी व्यक्ति के द्वारा अगर आपका मतलब अवमानना होता है तो आपके उसके खिलाफ अवमानना का केस कर सकते हैं और अधिकार मिलता है सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। यह आपसे पूछ लेगा कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो कहाँ पे, अनुच्छेद 21। सूचना प्राप्त करने का अधिकार कहाँ पे है, अनुच्छेद 21। तीसरा अगर देखें तो तीसरा है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, यानी निजता का अधिकार है और यहीं पे आपको फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार मिल जाता है। यानी आपका फोन कोई भी बिना आपकी अनुमति से टेप रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर सरकार चाहे तो आप किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त हैं जो संदिग्ध है, ऐसी स्थिति में सरकार आपके फ़ोन को टैप कर सकती है और अदरवाइज कोई समान व्यक्ति आपके फ़ोन को टैप नहीं कर सकता। और ये किसमें है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत जो है आपको मिला हुआ है। और ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा, आधार कार्ड इसी को लेकर कई बार न्यायालय जा चुका है कि निजता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है या नहीं। तो 2019 में पुनः कोर्ट ने कहा कि नहीं, निजता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। ठीक, तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार। एक इसी में और है, विदेश जाने का अधिकार। ध्यान रखिएगा, ये मेनका गांधी बनाम भारत संघराज्य में आया था। विदेश जाने का, ध्यान रखिए, भारत में घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 में है और विदेश जाने का अधिकार कहाँ पे, अनुच्छेद 21 में है। इसी में स्वास्थ्य सुविधा पाने का अधिकार है, निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भी इसी में जोड़ दिया गया है, विद्युत का अधिकार है, स्वच्छ पानी का अधिकार है। ऐसे 34 प्रकार के अधिकार हैं, लेकिन जो मेन है वो यही है जो आपसे पूछा जाता है। अब बात यह आती है कि ये पूछा कैसे जाता है, तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21। सूचना प्राप्त करने का अधिकार क्या है, तो हमारा मूल अधिकार है, किसके अंतर्गत मिला हुआ है, 21 के अंतर्गत। सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, राइट टू डिग्निटी क्या है, मूल अधिकार है, किसके अंतर्गत मिला हुआ है, 21 के अंतर्गत। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी क्या है, मूल अधिकार है, कहाँ मिला हुआ है, 21 के अंतर्गत मिला हुआ है। विदेश जाने का अधिकार कहाँ पे है, 21 के अंतर्गत मिला हुआ है। लेकिन भारत में भ्रमण का अधिकार तो 19 के अंतर्गत मिला हुआ है। स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन, निःशुल्क विधि सहायता, स्वास्थ्य सहायता, सोने का अधिकार, विद्युत का अधिकार, ये सब अधिकार किसके अंतर्गत मिले हुए हैं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिले हुए हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का राष्ट्रीय आपात के समय इनका निलंबन नहीं किया जा सकता। ठीक, ये हो गया आपका अनुच्छेद 21। अब देखिए यहाँ पर एक, वैसे तो आना चाहिए अनुच्छेद 22, लेकिन 22 के पहले एक आता है अनुच्छेद 21 से। देखिए अनुच्छेद 21A की खास बात तो पहला नंबर तो ये है, यानी जो अनुच्छेद 21A है या 21 का है, इसका पहला नंबर खास बात तो ये है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। तो पहला तो यही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान लागू होने के समय नहीं था, तो कौन सा नहीं था, अनुच्छेद 21 नहीं था। फिर बात आता है कि तब नहीं था, अगर उस समय नहीं था और वर्तमान में है तो कभी ना कभी तो ऐड किया गया होगा, यानी कब ऐड किया गया, तो ये ऐड किया गया 86वां संविधान संशोधन
2002 में कहाँ पे ऐड किया गया? भारतीय संविधान में ऐड किया गया। अब पहले कौन सा अनुच्छेद नहीं था? अनुच्छेद 21A नहीं था जब संविधान लागू हुआ। कब जोड़ा गया? 6वां संविधान संशोधन 2002 में। अब बात ये आती इसमें है क्या? अगर ये बात आती इसमें है क्या, तो इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यानी अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो किसमें है? 21A में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कितने से कितने तक? 6 से 14 तक। दूसरा, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार संविधान लागू होने के समय नहीं था? तो अनुच्छेद 21A नहीं था। कब जोड़ा गया? तो 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है इसे जोड़ा गया। तो ये 4 क्वेश्चन है जो इसमें पूछते हैं। पहला ये क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के शिक्षा का अधिकार, यानी बच्चों को शिक्षा का किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में, 21A में। या 21A के अंतर्गत क्या है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान लागू होने के समय नहीं था? तो 21A नहीं था। कब जोड़ा गया? तो 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। बस इसमें इतना ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और जो टेट वगैरह देते होंगे उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये। अब देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, जो शायद 2021 से लागू होगी, उसमें ये जो 6 से 14 वर्ष है उसमें कुछ फेरबदल किया गया है। अभी वो लागू होगी तो एकदम क्लियर होगा, क्योंकि अभी उस पर कई सारी बातें चल रही हैं कि क्या होगा क्या, लेकिन जब वो लागू तो क्लियर कि इसमें जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का ये और घटाया गया, 6 से मतलब और नीचे लाया गया है, और इस पर जब लागू होने दीजिए तब उस पर बात करेंगे, अभी कोई मतलब नहीं बहुत ज़्यादा। दूसरा है अनुच्छेद 22। क्या है? 22। अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। अब देखिए, गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब है, अब देखिए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 को अगर अब एक साथ जोड़ के देखिए तो अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध का अधिकार था, यानी किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जाएगा जब उसके द्वारा किया गया अपराध यानी कार्य अपराध की श्रेणी में आता हो, या एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, या उसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जो उस अपराध पे उस समय आरोपित था। ये सब बातें आती हैं इसमें। और अनुच्छेद 22 क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी वो आपके दोष सिद्ध के संबंध में है, और ये है कि अगर आप दोषी हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तो कौन कौन से अधिकार आपके पास हैं। ये किसमें है? अनुच्छेद 22 में। दोस्तों, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी 2 प्रकार की बताई गई है। जो पहली गिरफ्तारी है आपकी, वो है अपराध करने के बाद, तो इसे कहा जाता है सामान्य गिरफ्तारी। क्या कहते हैं इसको? सामान्य गिरफ्तारी। दूसरा क्या है? अपराध करने के पूर्व, तो इसे कहते हैं निवारक अधिनियम। क्या कहते हैं इसको? निवारक अधिनियम। यानी एक क्या है? एक ये है, यानी गिरफ्तारी 2 प्रकार की है। एक है जब आपने अपराध कर दिया उसके बाद गिरफ्तार किया जाएगा, तो ये क्या होगी? सामान्य गिरफ्तारी होगी। और एक क्या है कि आपने अपराध किया नहीं है तभी आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये क्या होगा? आपका
निवारक अधिनियम होगा। और इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, दोनों में अधिकार अलग अलग हैं। इसका उद्देश्य होता है कि कोई अपराध होने से रोकना, ठीक, और इसका उद्देश्य होता है कि अगर कोई अपराधी है तो उसे दंड देना, ठीक। अब दोनों में लेकिन जो अपराध यानी जो अधिकार आपके मिले हुए हैं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, वो सामान्य गिरफ्तारी में अलग हैं और निवारक अधिनियम में जो है ये अलग है। यानी दोनों अधिकार आपके अलग अलग हैं, दोनों हम लोगों को देखने हैं, ठीक। तो इसमें हमने बताया इसका उद्देश्य, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, सरकार को लगता है कि अगर ये बाहर रहा तो कोई अपराध कर सकता है, कोई बड़ा अपराध कर सकता है, सरकार क्या करती है उसके पहले ही उसे गिरफ्तार कर लेती है, तो वो निवारक में चला गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया, जैसे अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति की हत्या का प्लान बना रहा है, हत्या किया नहीं है, प्लान बना रहा है, और सरकार को भनक पड़ गई कि अच्छा ये तो प्लान बना रहा है, लग रहा है ये हत्या कर देगा, तो सरकार क्या कर लेगी, उसे गिरफ्तार कर ली। देखिए बड़ा ही फेमस एक केस हुआ था महाराष्ट्र में, नरेंद्र मोदी की हत्या के केस में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी की हत्या करना, प्रधानमंत्री जी का हत्या करना चाहते हैं, और उस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो वो कौन सा था, निवारक अधिनियम में लिया गया, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे तत्व मिले थे जिसके मतलब कुछ ऐसे पुलिस को साक्ष्य मिले थे कि वो हत्या की साजिश में थे या क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले और जिस आधार पे उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। अभी भी वो लोग जेल में हैं, ठीक। और एक क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी, तो जब हत्या कर दी तो समान गिरफ्तारी, और हत्या करने से पहले गिरफ्तार कर लिया तो वो निवारक अधिनियम हो गया। हमने आपको पीछे ही बताया कि दोनों में जो अधिकार हैं वो अलग अलग हैं, समान गिरफ्तारी में अधिकार अलग हैं और निवारक अधिनियम में गिरफ्तारी यानी अधिकार अलग हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, सामान्य गिरफ्तारी की। सामान्य गिरफ्तारी की बात करेंगे। सामान्य गिरफ्तारी हमने बताया जब अपराध करने के बाद आपको गिरफ्तार किया जाए। तो इसमें क्या है कि इसमें पहला अधिकार यानी कोई व्यक्ति अगर अपराध कर दिया तब उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसका पहला अधिकार ये है कि गिरफ्तारी का आधार की सूचना प्राप्त करना। इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस को ये बताना अनिवार्य है। यानी वह व्यक्ति अगर पूछता है कि आप हमें, मान लीजिए कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई पुलिस, तो वो व्यक्ति पूछेगा कि आप हमें किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक। तो जिसको हम लोग कहते हैं वारंट लाए हो, वारंट का मतलब वारंट में यही होता है कि किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पहला अधिकार क्या है, गिरफ्तारी के आधार की सूचना प्राप्त करना, यानी किस आधार पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है ये प्राप्त करना, ये जानना। दूसरा, विधि व्यवसायी से, विधि व्यवसायी बहुत व्यापक हो जाए तो यहां एक भाषा में लिख लीजिए, वकील से सलाह लेने का अधिकार, लेने का अधिकार। यानी दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि विधि व्यवसाय यानी वकील से आप सलाह ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है कि आप किसी वकील से सलाह ले सकते हैं इस पे कि आपको क्या बयान देना क्या नहीं देना है। तो ये सब कहाँ हो सकता है, ये आपको अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आपको ये अधिकार मिले हुए हैं। कब, जब आप सामान्य गिरफ्तारी आपका किया जाए तब। तीसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने
सामने प्रस्तुत करने का अधिकार, प्रस्तुत होने का अधिकार। यानी जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आपके गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा, और ये आपका मूल अधिकार है, और पेश करना भी क्या है, अनिवार्य है। ठीक। चौथा इसमें क्या है, चौथा है कि न्यायाधीश देखिए यहाँ पे न्यायाधीश के सामने अधिकार होता है। यदि न्यायाधीश चाहता है तो आप जेल जाएंगे, और यदि न्यायाधीश नहीं चाहता तो आप 24 घंटे के अंदर जो है वो छूट जाएंगे। ये किसमें है, अनुच्छेद 22 के सामान्य गिरफ्तारी में। तो 4 अधिकार है। पहला क्या है कि गिरफ्तारी के आधार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी किस आधार पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपने कौन सा अपराध किया है, या आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि हमने कौन सा अपराध किया है जिस आधार पे आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, और ये पुलिस को बताना अनिवार्य है। फिर जब वो बता दे तो प्रक्रिया दूसरी आएगी। आप कहेंगे रुकिए, अभी मैं अपने वकील से सलाह लूँगा कि मैं ऐसा करूँ, आपके साथ जाऊँ या आपके साथ ना जाऊँ, या मैं कोई बयान दूँ या मैं कोई बयान ना दूँ। तो ये दूसरा अधिकार हो गया। तीसरा, जब पुलिस ये सब दोनों करके आपको लेके चली जाएगी तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि जिस समय आपको गिरफ्तार की है उसके 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दे। कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दे। और जब मजिस्ट्रेट के सामने आप जाएंगे तो ये मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश के पास ये अधिकार है, ये वाला जो है, कि यदि वह चाहे तो आपके गिरफ्तारी को और आगे बढ़ाए, और अगर चाहे तो आपको गिरफ्तारी को आगे ना बढ़ाए। ये अधिकार आपको किसके अंतर्गत मिले हुए हैं, जब आपकी सामान्य गिरफ्तारी हुई है तब आपको ये अधिकार मिले हुए हैं। ठीक। हमने 2 प्रकार की गिरफ्तारियां बताई थी, एक सामान्य गिरफ्तारी बताई थी आपसे, और एक गिरफ्तारी कौन सी बताई थी, निवारक अधिनियम। तो देखिए निवारक अधिनियम में क्या, यानी दूसरी जो गिरफ्तारी है, दूसरे प्रकार की जो है वो क्या है, निवारक अधिनियम है। निवारक अधिनियम में हमने आपको पहले ही बताया कि जब किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो क्या होता है, निवारक अधिनियम होता है। तो यहाँ पे जो अधिकार मिले हुए हैं आपको ये समझिए, यहाँ पे अधिकार क्या है। यहाँ पे पहला अधिकार ये है कि जो वहाँ पे आप सूचना प्राप्त कर रहे थे, ठीक, सूचना प्राप्त कर रहे थे, तो वहाँ पुलिस को सूचना देना अनिवार्य था। यहाँ अनिवार्य नहीं है, यहाँ चाहे तो दे और चाहे तो ना दे। वहाँ अनिवार्य था लेकिन यहाँ पे अनिवार्य नहीं। यहाँ अगर पुलिस चाहती है तो आपको गिरफ्तारी की सूचना देती है, और अगर चाहती है तो गिरफ्तारी की सूचना नहीं देगी, उसकी इच्छा पे निर्भर है। दूसरा, वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, वहाँ विधि व्यवसाय यानी वकील से सहायता ले, मतलब सलाह ले रहे थे। यहाँ पे ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वहाँ पे क्या कर रहे थे, आप सलाह ले रहे थे, यहाँ पे ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वहाँ पे क्या था कि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत होना था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस चाहे तो आपको प्रस्तुत करे और पुलिस चाहे तो आपको प्रस्तुत ना करे। लेकिन यहाँ पे एक अधिकार ये होता था कि आपके जो कस्टडी है वो एक, जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश के देख रेख में एक कमेटी बना दी जाती है, और उस कमेटी की अगर संतुष्टि होती है यानी उसकी सहमति होती है तो आपकी गिरफ्तारी को और आगे बढ़ाया जाता है, और अगर सहमति नहीं होती तो आपकी गिरफ्तारी को आगे नहीं बढ़ाया जाता। तो अगर सामान्य गिरफ्तारी और निवारक अधिनियम दोनों की तुलना कर लें तो दोनों तैयार हो जाएगा। भाई ये निवारक अधिनियम अपराध करने के पूर्व था, और सामान्य जो है यानी सामान्य गिरफ्तारी थी वो अपराध करने के बाद था।
सामान्य गिरफ्तारी में जो सूचना का अधिकार है, यानी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये अनिवार्य था और यहाँ पे अनिवार्य नहीं है। दूसरा, यहाँ पे क्या है कि वकील से यानी विधि व्यवसायी से सलाह लेना अनिवार्य था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखिए तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था हर हाल में, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे चाहे तो पेश करे और चाहे तो पेश ना करे। 3 महीने तक आपको रख सकती है ऐसे। लेकिन उससे ज़्यादा करने के लिए क्या किया जाता है कि इस हाई कोर्ट के न्यायाधीश का एक कमेटी बनती है, वो कमेटी अगर कहती है तो और बढ़ाया जाता है, अदरवाइज उतने दिनों के अंदर आपको छूट देना पड़ता है। ठीक, ये है हमारा मूल अधिकार का दूसरा, यानी दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, थैंक यू। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, और जो है अगर कोई दिक्कतें हैं तो वो भी बताइए, और कैसा लग रहा है ये भी बताइए, और वीडियो कंटिन्यू देखिए। देखिए थोड़ा सा मेरा क्लास डिस्टर्ब चल रहा था, परीक्षाएं हैं और कई सारी चीज़ें आ गई थी, और अभी भी हैं परीक्षाएं, लेकिन अब कोशिश यही रहेगी कि समय निकाल करके और किसी तरीके से आपका क्लास जो है, जो मेरा वाला क्लास है वो कंटिन्यू हो। और अब जो है आगे जो क्लासें होंगी पॉलिटी की तो चलेंगे ही चलेंगी, यहाँ पे इतिहास और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों जो है मेरे द्वारा चलेगा। तो फिजिकल, जो कि इंडियन ज्योग्राफी तो लालचंद सर पढ़ा रहे हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी और इतिहास ये दोनों जो है आगे क्लासों में आपको 2-3 दिन में मिलनी शुरू हो जाएंगी। और अब एक बात बता दें, जल्दी हम लोग लाइव आने वाले हैं, तो आप लोग भी तैयारी बना लीजिए, हम लोग भी तैयारी बना लेते हैं। जल्दी आप रूबरू होंगे लाइव। फिलहाल धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट क्लास में।